देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ, बात कर रहे हैं आरक्षण या आरक्षण पर राजनीति की। क्या है पूरा मुद्दा? लगातार गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर हरियाणा की सियासत भी गर्मा रही है। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जाट आरक्षण मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बीजेपी इसे सियासी राह देने की कोशिश में है। कमेटी गठित की है जो इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेगी। जाट समुदाय का प्रतिनिधिमंडल आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचा, जिसके बाद बीजेपी ने इस मामले में कमेटी बनाने का ऐलान किया। जाटों के प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए ओबीसी की केंद्रीय सूची से जाट आरक्षण को रद्द करने का फैसला किया था। जाट आरक्षण की पूरी कुंडली को समझने की कोशिश करें तो पिछले साल ही मार्च के महीने में यूपीए सरकार ने जाट आरक्षण पर अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के तहत पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 27% आरक्षण में जाटों को भी जगह दी गई थी। और तब भी सियासत और आरक्षण की इस पूरी कहानी में ढोल और बेवजह के ढोल हर जगह सुनाई दिए। आरोप यह भी लगा कि पूर्व यूपीए सरकार ने आम चुनावों को ध्यान में रखकर जाट आरक्षण मामले पर जल्दबाजी में फैसला लिया, क्योंकि जब तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा जाट आरक्षण पर सुझाव के लिए रिपोर्ट को एनसीबीसी के पास भेजा गया तो एनसीबीसी ने भी रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। एनसीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में जाटों को आरक्षण देने के फैसले से असहमति जताई थी, जिसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने एनसीबीसी के विरोध को दरकिनार करते हुए जाट आरक्षण पर फैसला ले लिया। बीजेपी के मुताबिक जाट आरक्षण की अधिसूचना के रद्द होने के फैसले के लिए पूर्व यूपीए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि तब इस फैसले पर जल्दबाजी में मुहर लगाई गई। लेकिन हरियाणा न्यूज ये सवाल करता है कि जब फैसला जल्दबाजी में लिया गया था तो क्यों उस वक्त बीजेपी और जाट समुदाय ने इस फैसले का स्वागत किया। सवाल ये भी कि जाट आरक्षण पर बीजेपी के समर्थन की वजह क्या है। क्या राज्यों के जाटों को ध्यान में रखते हुए जाट आरक्षण को सियासी राह दी जा रही है? और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जाट आरक्षण की मांग कितनी जायज है? सवाल कई हैं और सवालों के जवाबों को तलाशना भी हमारे लिए जरूरी हो गया है। जरूरी इसलिए भी क्योंकि इस फैसले से हरियाणा के जाट सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। बहरहाल जाट आरक्षण पर बीजेपी एक्शन में भले ही है, लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है जब आरक्षण देने के मामले में कमेटी तो गठित कर दी जाती है, लेकिन नतीजा जीरो ही साबित होता है। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल, यकीनन सवाल कई खड़े हो गए हैं। आज बीजेपी के कुछ जाट नेताओं ने, मंत्रियों ने मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उसके बाद अमित शाह से मुलाकात की गई। यकीनन इस बात से एक संकेत तो मिल गए हैं कि बीजेपी अपने जाट वोट बैंक को लेकर काफी संजीदा दिख रही है। बहरहाल कुछ खास मेहमान हैं जिनसे बात करेंगे हम। हमारे साथ है दलबीर धनखड़, इनेलो से हैं, आपका स्वागत है। सूरजपाल अम्मू हैं बीजेपी से, नमस्कार जी, आपका स्वागत है। खजान सिंह है कांग्रेस से, आपका स्वागत है। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं प्रोफेसर अनंत राम मेरे साथ, अनंत राम जी आपका स्वागत है। और जाट नेता हैं अशोक मलिक, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी अनंत राम जी। लगातार जिस तरह से सिचुएशंस चल रही हैं, जाट वोट बैंक की राजनीति सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन अब जिस तरह से सिलसिलेवार ये शुरू हो गया है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, फिर अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद सभी जो मंत्री हैं जाट जिनका वोट बैंक है वो बयान दे रहे हैं। ओपी धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, चौधरी वीरेंद्र, ये चलता रहना चाहिए, हम इनके साथ हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, इसमें तो दो राय नहीं कि सभी राजनीतिक दल हाँ। की जो नज़र है जाट वोट बैंक पे है। हाँ। और तीनों ही राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे हाँ। हरियाणा की इनलो है, हाँ। चाहे मतलब बीजेपी है, उनका मुख्य उद्देश्य इस वोट बैंक को सुरक्षित रखना अपने लिए। हाँ। ये पहली बात। हाँ। अब थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाएं कि जिस जल्दबाजी में, निश्चित रूप से जैसा कि आप रिपोर्ट में भी आया, जिस जल्दबाजी में ये किया गया हाँ। और एनसीबीसी की सिफारिशों को भी दरकिनार कर दिया गया, तो उस समय जो आधार हैं कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि उसमें 4 मुख्य आधार दिए गए। हाँ। जाति उनमें से केवल एक है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में ये कहा है कि कास्ट कैन नॉट बी दी सोल फैक्टर। हाँ। और उसके लिए आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर पिछड़ापन होना जरूरी है। हाँ। तो वो बातें इस उनमें नहीं है। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में ये भी कह दिया कि जाट समुदाय एक सुसंगठित राजनीतिक कम्युनिटी है। लेकिन अब आपको अच्छा, लग रहा हाँ, है कि अब मैं बीजेपी आ के रहा लिए हूँ। चैलेंज बनता जा रहा है। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ।
तो अब जो चाहे वो अमित शाह से मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, कमेटी का तथाकथित कमेटी का भी गठन करने जा रही है। तो वो उसका ध्यान यही है कि आने वाले समय में चुनाव, अभी हालांकि हरियाणा में अभी चुनाव नहीं है, यूपी में चुनाव नहीं है, अच्छा, तो लेकिन मैं यहाँ कहीं भी वो इसको खोना नहीं चाहती, और यही कारण है कि जितने भी जाट सांसद थे, जितने भी मंत्री थे, वे सभी मिले, जिसका उल्लेख आप कर रहे थे अपनी रिपोर्ट में, जब उनको मिलने गए प्रधानमंत्री को, वीरेंद्र क्या, धनखड़ क्या, अभिमन्यु क्या, सभी थे। तो उनका उद्देश्य केवल ये है कि ये उनके ऊपर ब्लेम ना आए कि पिछली सरकार ने, कांग्रेस ने तो इनको दे दिया था, लेकिन ये हमारे हितों की सुरक्षा करने में असफल रहे। 9 राज्यों के तकरीबन 9 करोड़ जाट जो वोट बैंक है, क्या उस पर निगाह टिकी हुई है? अमू जी, क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिलवाएंगे आरक्षण? क्योंकि आपके सभी जो बड़े जाट नेता हैं वो ये कह रहे हैं आरक्षण कायम रहना चाहिए, क्या कहेंगे? जहाँ तक है जाट आरक्षण की बात, भारतीय जनता पार्टी ने आज से पहले जब वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए की गवर्नमेंट थी, उस समय भी हम लोगों ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर जाट समुदाय को आरक्षण दिया था। परंतु जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर जल्दबाजी में कांग्रेस ने एनसीबीसी की रिपोर्ट को ध्यान में ना रखकर जो वोट बैंक की राजनीति उस समय की और जल्दबाजी में निर्णय लिया, परंतु उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने इस आरक्षण के मुद्दे का समर्थन किया। कारण जिस समाज को आरक्षण की आवश्यकता है उसको नहीं अमू जी, एक तरफ आपने कहा वोट बैंक की राजनीति की, आपने अभी कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हमने समर्थन किया, तो आपने भी वोट बैंक की राजनीति की। अगर आपको गलत लग रहा था तो आपने समर्थन क्यों किया? मैं बता रहा हूँ, अगर किसी समाज को लोकसभा के अंदर बहुमत से पास करके आरक्षण दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्णय उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, ओम प्रकाश धनखड़ हो, या सुभाष बराला हो, या इवन हेमा मालिनी या और अन्य जाट नेता अन्य राज्यों के हमारे शामिल हो, वो आज प्रधानमंत्री से मिले, उससे पहले अमित भाई से मिले और हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी लगातार यहाँ के जाट नेता मिल रहे हैं। हमारी पार्टी का एकमात्र एक इस विषय पे एक बात कहने की है कि जिस समुदाय को आरक्षण दिया गया वो किस प्रकार से दिया गया, वो कांग्रेस ने दिया, परंतु हम चाहते हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए और उनको जो आरक्षण दिया गया वो जारी रहना चाहिए। पार्टी का निर्णय है। हमने अपने नेताओं के साथ अनुरोध किया है, हमारे नेता प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, मोदी जी से और अमित भाई जी से मिले हैं। सवाल वही है अमू जी, हम चाहते हैं वही कह रहे हैं, आरक्षण नीति या राजनीति हो तो राजनीति रही, नीति तो आप लोग भी नहीं कर रहे, बीजेपी भी नहीं कर रही है, नीति पर नहीं चले। एक तरफ आप कांग्रेस को कह रहे हैं वोट बैंक की राजनीति की, अब बीजेपी भी तो उसी वोट बैंक की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रही है। हम लोग वोट बैंक की राजनीति नहीं करी। जिस कांग्रेस पार्टी ने जिस समाज को ठगने का प्रयास किया लोकसभा के चुनावों के दौरान, हम उस समाज को न्याय दिलाने के लिए, हम जाट समुदाय को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत हैं और हम दिला कर रहेंगे। आपके घर पर तो पत्थर फेंक रहे हैं, खुद शीशे का है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं अमू जी, क्या कहेंगे? देखिए माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी देश के किसानों के साथ पहले बहुत बड़ा धोखा भूमि अधिग्रहण एक्ट के रूप में कर चुके हैं और ये जाटों को एक झुंझुना थमाने के लिए उन्होंने कमेटी बनाई है। अगर उनमें सच्चाई थी तो वो शाहबानों का केस है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और श्री राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में रखकर उसको तुरंत निरस्त करके और वो उसी के कानून के मुताबिक बात रखी थी। तो ये अगर इनकी सही मंशा है, अगर ये जाट आरक्षण को सपोर्ट करते हैं, जाट आरक्षण को चाहते हैं, तो 9 राज्यों में बहुत लंबे 40 साल के लंबे संघर्ष के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये जाट आरक्षण मिला था। 9 राज्य सरकारों ने दिया हुआ है। कांग्रेस ने जल्दबाजी में किया और कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की। लेट मी कंप्लीट। फायदा फिर भी कांग्रेस को नहीं हुआ। कंप्लीट 9 स्टेट्स में लंबे संघर्ष के बाद आरक्षण मिला, उसके बाद केंद्र सरकार ने आरक्षण दिया। ये केंद्र सरकार का आरक्षण रद्द किया है 9 स्टेट्स का। लेट मी कंप्लीट। 9 स्टेट्स में आज भी जाटों का आरक्षण है, वो रद्द नहीं किया गया। सिर्फ सेंट्रल लेवल पर इन्होंने पैरवी सही नहीं की। इन्होंने अगर इसकी सही पैरवी, तर्क संगत पैरवी की होती तो ये कभी भी निरस्त नहीं होता। और अभी इनके पास एक ही उपाय है कि ये इसको लोकसभा में रखकर पास करवाएं। मैं कांग्रेस के मित्रों को एक बात याद दिलाना चाहूंगा, इन लोगों ने यूपीए की गवर्नमेंट ने 10 साल भारत के अंदर राज किया। जब 10 साल इनको याद नहीं आया, 10 साल के लास्ट के 5 दिनों में जब चुनाव होने वाले थे, इन्होंने वो आरक्षण
की नीति को जो लोकसभा में पेश किया, अगर उसके अंदर खामियां नहीं होती तो आज सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को नहीं बदलता। इन लोगों ने खुद गलतियां की। आज ये भारतीय जनता पार्टी के विषय में कह रहे हैं, हम लोगों ने 16 पन्ने का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया, परंतु जो एनसीपीसी का जो निर्णय था उसके अंदर कुछ अड़चन थी, उस समय कांग्रेस पार्टी ने उस अड़चन को दूर क्यों नहीं किया? अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आप लोगों ने धोखा किया समाज के साथ, हम उस समाज को जो धोखा दिया उसको उसके साथ हैं और हम उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। एनबीसी का निर्णय था वो भारत की कैबिनेट को राइट है, वो जो फैसला लेगी वो सर्वोच्च कमेटी है, और उन्होंने लागू कर दिया, लागू हो गया नवजोत जी। और लागू होने के बाद फिर इनका अगर इन्होंने पैरवी नहीं की तो पैरवी नहीं की तो बेनकाब हो गई। दोनों पार्टियों की कालगुजारी क्या रही, दोनों में खोट है। कैसे खोट है? सही बात को देखते नहीं, राष्ट्रीय दल है दोनों। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए, राजनीति के लिए किया था। अगर करना ही होता तो संसद में बिल पास करा देते, कोई दिक्कत ही नहीं आती। आज कांग्रेस की एक कमी रही, वोटों की राजनीति के लिए तुरंत प्रभाव से करके कैबिनेट में फैसला करके लागू करा दिया जबरदस्ती। इनकी चल रही थी उस टाइम में। कमियां क्या छोटी, संसद में लाते, बिल पास कराते थे, बिल बन जाता, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं होता। रही भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति करी है। बड़ी विडम्बना है, कल दो केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ जाते हैं। प्लीज सुनो, 2 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ जाते हैं, दोनों के अलग अलग बयान होते हैं। एक तो कह रहे जाटों को आरक्षण देना चाहिए, इंद्रजीत का बयान क्या भूल गया आप? कल भी मैंने याद दिलाया था, आज मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा। इंद्रजीत ने क्या कहा है, अब मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से प्रार्थना करूंगा, इस जाटों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसको ही लागू रहने देना चाहिए। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी आज पूरे दिन नहीं बात करी। क्यों ऐसी बातें करते? हमारी पार्टी की, अब सुनो, अब हमारी पार्टी की जो है बड़ी साफ सुथरी नीति है, बड़ी साफ सुथरी। जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, परंतु करीमी लेयर किसी भी जाति में, जैसे पहले कुछ जातियों को आरक्षण, एक मिनट कुछ जातियों को आरक्षण मिला हुआ, हम तो वहां भी एक बात कहते हैं, वहां भी कुछ कमियां हैं। जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण मिल चुका, उन जातियों को, जब तक उन परिवारों को उस आरक्षण से बाहर नहीं निकालोगे तो गरीब आदमी को आरक्षण कैसे मिलेगा? और ऐसा नहीं मिला। आप देखो, अंतराम जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये बताएंगे इस बारे में, बार बार कहते हैं बात। ऐसा है, प्लीज एक मिनट। तो समाज में इसीलिए हम जाटों का कहते हैं, हमारी बड़ी साफ सुथरी नीति है। करीमी जो लेयर है जाटों में भी आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, करीमी लेयर को हटा देना चाहिए। करीमी लेयर की जहां तक बात है, सरकार के पास ये सारे डाटाज हैं, करीमी लेयर क्या है किसी को बताने की जरूरत नहीं। आज बड़े मेरे को दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इनेलो हरियाणा के अंदर जो केवल एकमात्र जाट राजनीति के आधार पर उभर कर आई, वो आज क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। इनके नेता अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा के अंदर जो बयान दिया वो आप सबने दिखाया और सबने देखा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज 7 दिन 8 दिन हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आए हुए, हमारे सभी नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से लेकर हमारे, इंद्रजीत आपके नेता नहीं है क्या? नहीं बोला ना भैया, वो भी तो आपके सेंटर में धनखड़ जी रुकिएगा, उसके बारे में बताओ। हम लोगों ने दो शब्दों के बारे में बताओ। हम लोगों ने जाति को आरक्षण ना भैया, उस जाति के बारे में बताओ। सब्र करो। हम लोगों ने जितनी स्पीड से हमने हमारे केंद्रीय नेतृत्व से, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, या हमारे अच्छी स्पीड से आपने राजनीति जरूर चमकाई है। देश के मुख्यमंत्री हो, मजबूरी है, बीजेपी की मजबूरी बन चुकी है, बिल्कुल मजबूरी बन चुकी है। 9 राज्यों के 9 करोड़ जाटों की अगर वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं, यूपी में भी इलेक्शन है, दिल्ली को हारने के बाद बीजेपी किसी मूड में नहीं है कि यूपी को हम हारे। वोट बैंक की राजनीति बीजेपी भी कर रही है। एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, अरे भैया आप सुनिएगा, आज वो 9 चलिए अशोक मलिक से पूछते हैं, उनका समझना। जी अशोक जी, क्या कहेंगे, जाटों के साथ क्या हो रहा है? देखो जी, जाटों के साथ तो जितना बड़ा धोखा इस समाज के साथ हो रहा है, हम क्योंकि पूरे देश में जितना जल्दी आरक्षण हमने, जितना लेट आरक्षण हमने मिला और जितना जल्दी हमारा छीना गया, शायद ही किसी जाति के साथ ऐसा हुआ हो। फिर भी ये ठगा हुआ समाज, क्या करें हम? जाएंगे कभी, पहले हमने 6 साल सड़कों में, 8-7 साल रहे। सोनिया पावर लेडी थी उस टाइम, जो हमने उससे दुआ की, चलो उन्होंने जैसे भी किया हमने तो उसको स्वीकार। हमारे ज्यादातर लोग अनपढ़ आदमी हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, वो क्रीमी ले रही है, भाई बता रहे थे, वो हमारा वैसे ही बाहर है। ये 5-6 लाख रुपए तक की आएगी जिसकी है वो ही आदमी इसमें है। मुझे ये बताइए, जो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, बीजेपी से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, किससे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जाट अब हरियाणा के? जाट को तो हर पार्टी ठगती है जी, कोई भी पार्टी आ ले, वही पार्टी वोट के लिए तो सब कुछ कर लेगी, लेकिन उसके जाने के बाद जाट को तो हमेशा ही
ये जो अब मिला, मैं बताना, जितना लेट मिला इतना जल्दी हमारा छीन लिया। अब रही बात, आज हम प्रधानमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया भाई ठीक है भाई जाटों के साथ जो हुआ, उन्होंने ये कहा था कि इतने बड़े बड़े जो कानूनविद हैं, हम अपने जो सरकार के उनसे सलाह मशवरा करेंगे भाई ये क्या इसमें हो सकता है। नहीं, चलो तो आपको लगता है आज आप प्रधानमंत्री से मिले, आज नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं, जब ये केस चल रहा था पैरवी का, उस वक्त बीजेपी ने अच्छे से क्यों पैरवी देखो जी, हमारे को तो लगता है कि पैरवी अच्छे ढंग से की, लेकिन पिछली सरकार की जो कुछ हो सकता खामियां रही हैं, उन्होंने एनसीबीसी आयोग ने हमारा रिजेक्ट कर दिया और उधर सरकार ने हमारे को दे दिया। अगर सरकार की देखो इसमें लगता है कि मनसा अगर ठीक होती तो वो जो एनसीबीसी आयोग का जो चेयरमैन, जो एनसीबीसी आयोग वो भी सरकार का होता है, उससे भी हमारी पॉजिटिव रिपोर्ट मैं वही कह रहा हूँ, जो चौधरी साहब ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही है। अगर पिछली सरकार की नीयत ठीक होती तो ये एनसीबीसी ने जो रिपोर्ट दी, यहाँ पर अंतराम जी बैठे हैं, ये पहले भी इस मुद्दे पर बोल चुके हैं, अगर इन लोगों की नीयत ठीक होती तो ये उस समय जो रिपोर्ट दी गई, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय इस आरक्षण के खिलाफ लिया, ये उस समय इसको ठीक कराते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इन लोगों ने केवल मात्र वोट की राजनीति करी और धोखा दिया समाज को, उसके लिए कांग्रेस ने भुगता है और आगे भुगतेगी। आप इसको चैलेंज मान के वो क्यों नहीं कर रहे हैं, हम करा करेंगे। आप धनखड़ जी, आपने कमेटियां बना दी, धनखड़ जी आप सुनिएगा, बातें कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, आपके प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का आपके सिस्टम होता कैबिनेट के मंत्री कुछ बोल रहे हैं। इंद्रजीत ने कल क्या कहा है? आप मेरी बात इंद्रजीत ने क्या कहा है? हमारी पार्टी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे कैसे रहने दो, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं, मैं अपनी पार्टी से आग्रह करता हूँ। नहीं, अब मुझे इस बात का जवाब जरूर चाहिए। राव इंद्रजीत इस बात की इस तरह का बयान क्यों देते हैं, क्या सोच समझ कर देते हैं, जबकि आपके बाकी जाट नेता ये कहते हैं आरक्षण जारी रहना चाहिए। मुझे इतना पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सिस्टम है, देश के प्रधानमंत्री, देश के पार्टी के अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, वो लगातार जाट नेताओं के संपर्क में। एक मिनट सुनिएगा, आप सुनिएगा, आप सुनो ना धनखड़ जी, आप सुनना चाहिए, चंडीगढ़ एक साथ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मेरी सुननी चाहिए आपको बात। अगर हमारी पार्टी के नेता गए हैं, उन्होंने जो बात बोली है सबने सुनी है, परंतु पार्टी का जो निर्णय होता है, सरकार का जो निर्णय होता है, जो लोकसभा का निर्णय होता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के प्रधानमंत्री मान लिया। हाँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए, राव इंद्रजीत ने जो कहा वो आप क्या कहते हैं, गलत है सही है? राव इंद्रजीत ने क्या कहा मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, उन्होंने क्या कहा, परंतु आपको नहीं पता, अरे भैया सारे पेपर आप टीवी में न्यूज़ थी, अच्छा, अभय चौटाला ने क्या कहा वो आपको याद नहीं है? अभय चौटाला ने जाट आरक्षण का विरोध किया। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आर्थिक आधार पर आप ऐसा नहीं, अभय चौटाला जी ने विधानसभा के बाहर आकर सेशन से ये कहा कि मैं आर्थिक आरक्षण के मुद्दे पर हूँ, जाट आरक्षण का उन्होंने विरोध किया। आप आज नहीं, आज चैनल के अंदर बैठ के बात करें, भारतीय जनता पार्टी का बहुत साफ सुथरा निर्णय, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट निर्णय है कि हमने पहले भी, आप सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी पहले भी, इंद्रजीत ने क्या बोला आपको पता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी पहले भी आरक्षण के पक्ष में थी, अभी भी बातें तो कांग्रेस पर आ रही, कांग्रेस ने आगाज ही गलत किया है, अब अंजाम तक कैसे पहुंचेगा ये सब? लेट मी रिप्लाई। ये असल बोलने नहीं देंगे, रनिंग कमेंट्री देने की आदत है, ये टीवी के सामने बैठे हैं चुप नहीं होंगे। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, एनसीबीसी ने रिपोर्ट दी थी, उसको ओवर रूल करने का कैबिनेट को राइट है और कैबिनेट ने फैसला कर दिया, आरक्षण लागू हो गया, उसका लाभ मिलना शुरू हो गया। अब उसको प्रोटेक्ट करना जो सरकार मौजूदा थी उसकी ड्यूटी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसकी प्रॉपर पैरवी नहीं की। अब उनकी प्रॉपर पैरवी नहीं हुई तो उसके कारण वो निरस्त हो गया। अब लेट मी देखिए अब ये आप ये तो कोई बात, ये देखिए इनको तो पता, अब ये तो कुछ ये डिबेट नहीं। अगर आप नहीं, अगर डिबेट का मतलब नहीं, डिबेट का मतलब यही है क्या? डिबेट का मतलब यही है क्या? अब भाई आप किसी को बोलने मत दो, आप उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। देखिए सारे कानून के मुताबिक माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह से होशियार आदमी मैं समझता हूँ आज भी इस पूरी दुनिया में, दुनिया के नेताओं में उनकी गिनती होती है। देखिए अब ये जेल में पड़े सजा काट रहे हैं, इनकी शर्म नहीं आती, उस पार्टी के आदमी इनको शर्म नहीं आती।
रहे हो? आप रनिंग कमेटी में करो। इंद्रजीत के बारे में आपको बोलो, इंद्रजीत देखिए, के आप बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? आप ये गलत आप बोल रहे हो। माफ कीजिए, या तो दलवीर जी, एक या तो मिनट। मत बुलाया करो आप, नहीं, हम लोगों को मत बुलाया करो। दलवीर हम जी, गलत बात है। हाँ, हमें ये कोई तरीका नहीं है, उनकी बात ये कोई तरीका नहीं है। अगर अब इन्हीं को बुलवाओ, अकेले को बुलवाते रहो, इनको दलवीर जी, सुनते रहो इनकी बात। माफ कीजिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। ऐसे हम किसी नतीजे पे ना कोई कंक्लूजन, हरियाणा की जनता जानना चाहती है कि आखिर इस पूरे मसले पर इतनी जो राजनीति हो रही है उसका असलियत क्या है। ठीक है, जानते देखिए, पूरी तरह से लीगल और कानूनी और संवैधानिक संविधान के मुताबिक आरक्षण दिया गया था, उसको प्रोटेक्ट करना मौजूदा सरकार की ड्यूटी थी। इनके गेंद इनके पाले में है। अब इन्होंने इसकी पैरवी प्रॉपर तरीके से नहीं की, तो इनके पास एक रास्ता है। जिस तरीके से ये कह रहे हैं पैरवी करने, जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री के पास जैसे ही गया डेलीगेशन, उनको ये कहना चाहिए था भाई मैं कैबिनेट की मीटिंग बुलाता हूँ, कैबिनेट में इसको पास करता हूँ और अब लोकसभा के सामने रखूंगा। वहाँ सभी पार्टियां, लोकदल भी है, कांग्रेस भी है, कम्युनिस्ट भी है, वो सारी सारी डिबेट करेंगी और शाहबानों के केस में ऐसा पहला निर्णय आ चुका है, उसको निरस्त करके और जो पहले कानून था वही लागू किया गया था। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज धोखा दिया है, अमित शाह जी ने धोखा दिया है। और भूमि अधिग्रहण के मामले पे क्योंकि ये फंसे हुए हैं, इन्होंने उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए आज जो जाट किसानों के आरक्षण का मामला है, वो किसान पूरे आपका खुद भूखा रहता है, आपका पेट भरता है, और उसके आरक्षण की बात पर अगर राजनीति करता है कोई, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। वो आपके देश की सुरक्षा करता है, और वो सुरक्षा करता है, उसके साथ भी आप धोखा करते हैं। कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? फिर मैं अनंतराम और अमू जी के पास जाऊंगी। मेरा तो सभी हमारे से तो ज्यादा जानकार हैं, पढ़े लिखे आदमी, इसीलिए तो हम 6-7 साल से रोडों पर रहे और ये आदमी ऐसी की राजनीति करते रहे। मैं तो सभी मेरे बंधुओं से भी, जो हरियाणा के भाई जो हमारे दे रहे, क्योंकि पिछली जो सरकार हुड्डा सरकार थी, केसी गुप्ता आयोग ने हरियाणा में भी हमारे को पिछड़ा माना, और केसी गुप्ता आयोग ने पिछड़ा मानने के बाद सरकार ने हमारे को पिछड़ा आयोग में शामिल करने की बजाय स्पेशल बैकवर्ड क्लास बना दिया, एसबीसी बना दिया। वहीं से हमारे साथ हमारे को लगा कि भाई ये तो हमारे साथ गलत है, क्योंकि हम तो ओबीसी में शामिल होना चाह रहे थे। चलो जी, उन्होंने कर दिया, हमने उनका भी शर्मा था। लेकिन जो सेंटर में हुआ, हम तो सभी जो मेरे राजनीतिक भाई बैठे हैं, हमारे गुरुजी बैठे हैं, राजनीति वालों का काम देखो, मैं बोल रहा हूँ सबकी सुननी चाहिए, सुन के कोई मतलब निकालना चाहिए। अब है चौटाला जी ने जो बयान दिया, हम चौटाला साहब से पहले मिले थे, चौटाला साहब कहते पहले हम जब मिले कि भाई मैं आरक्षण के साथ हूँ, चाहे मेरा पंजा टकवा लो, गुट्ठा तो नहीं, मेरी हथेली लगवा लो। लेकिन 2-3 साल के बाद फिर पार्टी में थोड़ा उभार आया, तो चौटाला साहब के भी सुर बदल गए और आर्थिक आधार पर कहने लगे। हम क्योंकि सभी नेताओं से मिले, एक मिनट धनखड़ साहब, उसके बाद बीजेपी नेताओं से, अब जो कल हमने सीएम साहब से चंडीगढ़ में हमारी ओपी धनखड़ साहब ने मुलाकात करवाई, धनखड़ साहब के नेतृत्व में पूरा समाज वहाँ प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिला। सीएम साहब ने हमारे को कहा भाई हमने ऊपर सेंटर में आप लोगों की बात पहुंचा दी, क्योंकि हमने 11 मई क्या जंतर मंतर में जाट महासम्मेलन रखा हुआ है, और उन्होंने कहा भाई आप, क्योंकि हमारी फसल का टाइम है, फसल कटने के बाद हमारा ये ऐलान हो चुका था भाई पूरे देश का जाट दिल्ली में जुटेगा। 22 मई को पंचायत में हमारा फैसला था जिंदगी में। आज हम प्रधानमंत्री से मिले, शाह से मिले हैं, हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं और हमारे बाल्याण जी हैं, और सभी जाट नेता जितने हमारे देश जो सांसद, उन्होंने मिलवाया है। आज हमने ये लगा है भाई हम तो फरियाद करने आए हैं, और प्रधानमंत्री ने दोनों ने सुना है, और हमारे को लगा कि भाई शायद हमारा आरक्षण बरकरार रहेगा। उसके लिए हमने 26 तारीख अगली जो है सोसाना गांव में सुरेंद्र दहिया प्रधान के नेतृत्व में आज एक पंचायत का हो गया भाई, 1 महीने की जो भी होगी रूपरेखा वहां तय करेंगे आगे भाई क्या सरकार ने क्या कानून। अब मेरा जल्दी से आपसे ये सवाल है, बीजेपी ने आपको आश्वासन दिया, इनेलो के अभय चौटाला अपने बयान से बदल गए, कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने जल्दबाजी में आरक्षण दिया? कांग्रेस के बारे में तो पहले ही बताया जी, जैसे उन्होंने जल्दबाजी, जो देखो जी सरकार होती है, सरकार का जल्दबाजी वो तो देखो एक दिन पहले सरकार फैसला दिया, 10 महीने पहले दे, सरकार का काम होता काम करना, और हम तो उससे भी खुश थे कि हमारे को आरक्षण दे दिया। लेकिन हमारा जो ये आरक्षण छिन गया, क्या कमियां रही, कहाँ रही? हम तो ये वीरेंद्र जी से मिले थे, उन्होंने जो इनके बड़े एडवोकेट होते हैं वो जनरल मुकुल रोहतगी, उनने हमारी पैरवी मजबूत ढंग से की, हम नहीं करे नहीं की, मजबूत ढंग से की। वीरेंद्र जी ने उनको स्पेशल कहा कि भाई वो करो, करी हमारी सरकार ने, इसने भी की, सरकार ने पिछले भी नहीं की। हम तो इन सरकारों से, इन भाइयों से कहते भाई हमारी लड़ाई तुम अपनी जारी रखो, लेकिन जाट का आरक्षण बहाल रखो करो। मैं सिर्फ 2 पर्सन कांग्रेस के चौधरी खजान सिंह से और अम्मू साहब से पूछना चाहता हूँ कि अब तो सेशन
दूसरा लगेगा बजट सेशन। अब इंटरवल है। तो क्या ये दोनों पार्टियां कल को जो बार बार कह रहे हैं, सभी वक्ता कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ बड़ी देर, कि कोई लेजिस्लेशन ले आ जाए, जैसे शाहबानू केस में लाया गया था और उसको निरस्त किया गया था। मैं कांग्रेस के भी प्रवक्ता से और बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, क्या ये दोनों उस ऐसे बिल को यदि कोई आया तो सपोर्ट करेंगे? एक बात। और बीजेपी से विशेष तौर पर पूछना है, क्या इस आशय का बिल लाकर इसको निरस्त करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले? एक बात, एक और, जहाँ तक इतनी देर से बात हुई, इसमें एक टेक्निकल बात गलत करते रहे। क्रीमी लेयर का कानून तो अब भी लागू है, नई बात नहीं। क्रीमी लेयर का 9 के 9 राज्यों में है, और बल्कि राजस्थान के तो अलवर और भरतपुर की स्टेट को एक्सक्लूड किया हुआ है, वो वहाँ के जाटों को नहीं मिला हुआ है। एक बात। और क्रीमी लेयर का दिल्ली में भी जो मिला हुआ है, उस पर भी क्रीमी लेयर की कंडीशन तो पहले से ही है। हाँ, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इस अंतराल के बाद जब लोकसभा मीट करती है, तो क्या इस आशय का कांग्रेस और बीजेपी वो और क्या इसके लिए ये तैयार हैं? और जहाँ तक बात पिछली बात तो बहुत हो चुकी कि जल्दबाजी में लाया गया, उनसे सलाह नहीं की गई, तो एक ही दिन रह गया था घोषणा के लिए। ये सच्चाई है, वैसे ये सच्चाई है। 10 साल हरियाणा में भी कांग्रेस का राज था, केंद्र में भी राज था, वो इससे पहले भी ला सकते थे, और अधिसूचना से एक दिन पहले लाया गया। इसमें मनसा का शक। जो बातें यहाँ अशोक जी ने कही और अनंतराम जी ने जी, मैं अनंतराम जी की बात का जवाब देना चाहूँगा। निश्चित तौर पे जो आपने बात कही वही मेरा विषय था। अगर इन लोगों की कांग्रेस की नियत में खोट नहीं होता, जो 10 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने जो लास्ट मोमेंट पे ये सब किया, उस समय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय मैं दोहरा चुका हूँ। मैं एक बात कहना चाहूँगा इसमें पुनः, अगर 10 दिन इस निर्णय को आए हुए सुप्रीम कोर्ट के नवजोत हुए हैं, हमारी पार्टी के नेता प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के जितने भी हमारे जाट नेता थे, अमित भाई से लेके प्रधानमंत्री जी से आज मिले, और अनेकों अनेक नेता आज इस पक्ष में है कि जिस समुदाय के साथ ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, इसको कैसे ट्रैक पे लाया जाए और उनको पुनः आरक्षण प्रॉपर तरीके से दिया जाए। परंतु हम जो इस बार करेंगे वो इस बार वैसा नहीं करेंगे जो कांग्रेस ने किया। हमारी पार्टी के अंदर जो कानूनविद हैं और जो सरकार के जो पक्ष हैं या और हमारे दलों के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो निश्चित तौर पे इस पक्ष को बड़े गंभीरता से ले रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम जाट समुदाय के साथ जो कांग्रेस ने धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी उनको न्याय दिला के रहेगी। हमारे हर पार्टी के नेता, चाहे मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अमित भाई शाह हो, ये सभी लोग इन लोगों के साथ न्याय करा के रहेंगे। नवजोत, ये मेरा कहना है। पार्टी एक मिनट और, जेटली साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जी, 2 कमेटियां बनाई। हाँ, वो पहले अच्छा, जेटली साहब कानूनविद बहुत अच्छे हैं, वकील के तौर पे भी अच्छे हैं, और वो इस बात को भली भांति समझते हैं। तो क्या हम ये आशा रखें, क्या ये हमें आश्वासन इस यहाँ दिला सकते हैं कि निश्चित रूप से अब के ऐसी कोई कमी इस आरक्षण बिल में नहीं रहेगी? मैं अनंतराम जी एक बात कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से हम लोगों ने 10 दिन के अंदर अपने ये जो काम किया है और जो नेताओं से मिले, हमारे सारे के नेता मंत्री सभी लोग मिल रहे हैं, सहमत है। सुनिएगा, हम उन बातों से सहमत होकर ही हम उन लोगों से मिले हैं। और जो आज कमेटी बनाई है माननीय मोदी जी और अमित भाई साहब की आपस की जो डिस्कशन के बाद ये निर्णय लिया गया, और जो हमारे नेता जाके उनसे मिले, मैं कहता हूँ एक बात, आज अगर आरक्षण का जो विषय है ये इतना गंभीर विषय है कि अगर हमने कोई हल्की सी को गलती कर दी फिर दोबारा से हमारे को मुसीबत आएगी। आज ये लोग साहबानों की बात करते हैं, साहबानों के केस को आप जाट आरक्षण से जोड़ के देखते हैं, मुझे तो शर्म आती है इन लोगों की सोच के ऊपर। आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? आप साहबानों के केस को इससे जोड़ रहे हैं, मुझे अचंभा है। आप देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विश्व का सबसे महान प्रधानमंत्री करें, जिसको सीबीआई नोटिस भेज रही है, जिसके राज में लाखों करोड़ों रुपए के, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हो गए, आज उनको अगर सीबीआई बुला रही है, आप उनको महान कह रहे हैं। अगर इस महान आदमी ने इसी जाट समुदाय के साथ अगर धोखा नहीं किया होता तो आज हमारे को इस चैनल पर बैठकर इस विषय के ऊपर बहस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक मिनट मुझे एक सवाल तो यहाँ ये भी खड़ा होता है, चलिए कांग्रेस को आप बार बार कह रहे हैं कि जल्दबाजी हो गई, जल्दबाजी हो गई, जल्दबाजी हो गई। अगर बीजेपी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने पैरवी बहुत अच्छे से की है, ऐसा लीगली कोई मुद्दा हमने नहीं छोड़ा, एफिडेविट भी दिया, फिर क्या प्रॉब्लम होगी? आज जो कमेटी, आज आप भी अगर या आपके भी जाट नेता इस तरह से एकजुट हुए हैं तो इसीलिए क्योंकि जाट जितने भी नेता हैं या जितना भी लोग हैं उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि वो सड़कों पर आकर खड़े हो जाएंगे। वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और उस प्रेशर की वजह से ही बीजेपी के जाट नेता अब चल रहे हैं और प्रधानमंत्री के मतलब गेट तक पहुंच गए हैं और ये कह रहे हैं कि अब हमें चाहिए आरक्षण। नवजोत, दो तरीके से, एक तो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो तो डलेगी, हाँ। एक बात, या पुनः उसको लोकसभा के अंदर उस बिल को दुरुस्त करके पुनः उसको लाया जाए, उसमें एनसीबीसी को भी विश्वास में लेकर वो कार्य किए जाए। अगर हम लोगों ने ये कमेटी बनाई है तो निश्चित तौर पे हमारी जो सोच है वो इनके पक्ष में जाती है और जो भी होगा समाज के हित में होगा। और मैं समझता हूं
इस समाज के नेताओं को जिस प्रकार से हमारे नेताओं ने मान सम्मान दिया है, इनको भी अपनी उसी लीडरशिप को उनका साथ देकर अच्छी से अच्छी जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। छजान जी, देखिए, मेरे लायक दोस्त ने बहुत मीठी मीठी गालियां दी हैं और बहाने बना बना कर दिए हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, इनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जेल होते हुए सजा काट के और सजा में ही मरा, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या ये है कोई जवाब इनके पास? पूरे देश को किसी पे आरोप लगाना। देखिए, अभी आप प्लीज आते हैं उस मुद्दे पर भी आते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी आते हैं, दिल खोल के अपना उबाल निकालिएगा, लेकिन बताएं सटीक। नवजोत जी, जितना टाइम इनको देते हो दूसरे को देते हो, मुझे भी दो कम से कम, मुझे बोलने का, मुझे कहने का मौका तो दो। मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री तब के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने बहुत कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने से ये पूरे देश के जो हमारे 9 राज्यों के प्रदेशों में जो जाट आरक्षण मिला था, उसके उनको मेरिट के आधार पर आरक्षण दिया गया था और उसकी पैरवी नई तरीके से हुई। तो ये लोकसभा में जाए, हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये लोकसभा में रखें तो सही, ये हिम्मत तो दिखाएं। ये जो झुंझुना थमा रहे हैं कमेटियों का और बेवकूफ बनाने का, भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 में पास हुआ था, 2015 में 100 स्मार्ट सिटी बसाने के लिए 100 पूंजीपतियों को 100 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करके देने के लिए ये कानून बना रहे हैं। सारे देश का किसान उबड़ा हुआ है, सारे देश का किसान अन्नदाता है, सारे देश के किसान के साथ ये धोखा कर रहे हैं और सारे देश का किसान सड़कों पर जेलों में भरा पड़ा है। अब ये जाटों के साथ इन्होंने पंगा कर लिया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने पैरवी नहीं की और ये अब धोखा दे रहे हैं कमेटी बनाकर। अगर इनकी विल पावर और इनकी सच्चाई थी तो इनको सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहना चाहिए था, भाई कैबिनेट की मीटिंग बुलाता हूं, कैबिनेट में पास करूंगा और फिर लोकसभा के सामने इसको रख के सारी पार्टियों से बहस कराऊंगा। लेट मी कंप्लीट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर अगर आरक्षण का कोई झगड़ा है, कोई आरक्षण के बारे में कहीं क्रीमी लेयर का या कहीं किसी को गलत मिल रहा है, तो उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वतंत्र हैं, वो पूरे देश की लोकसभा के सामने, राज्यसभा के सामने डिबेट करवाएं आरक्षण के मुद्दे पर, और आरक्षण के मुद्दे पर ही सारा फैसला हो जाएगा भी किसको गलत मिल रहा है, किसको ठीक मिल रहा है। लेकिन जिसको मिला हुआ अगर उसको चिंता है तो उसको दर्द होता है और वो कभी सहन नहीं होगा। संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और उसके साथ हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट ने छीना है खजान सिंह जी। आपकी कमजोर पैरवी, आपकी कमजोर पैरवी, भाजपा की नहीं है, आपकी कमजोर पैरवी, आपके धोखे के कारण कमजोर पैरवी आपने धोखा दिया। हम त्वरित कार्रवाई, आप बेनकाब हो जाओगे। अभी एक मिनट का अनुशासन, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की बात करती है। मैं एक अनुशासन की बात इनकी बताऊंगा। अभी कुछ दिन पहले भूमि अधिग्रहण बिल आया था, 20 MP व्हिप जारी होने के बाद 20 MP नीचे नहीं आए। ये एक मतलब है। इंद्रजीत क्या बोल जाते हैं, प्लीज सुनो, मैं बोल नहीं रहा। इंद्रजीत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल जाते हैं, इनके प्रवक्ता कहते हैं, अधिकृत प्रवक्ता हैं। कल सबने देखा है, इंद्रजीत ने कहा जी वो कानून जो फैसला है कोर्ट का वो मानना चाहिए पार्टी ने। मतलब कितनी तकलीफ की बात है ये अनुशासन की बातें करते हैं। अनुशासन की बातें कहां से हैं? कोई अनुशासन बात वो नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आज भी जो आप बात इंद्रजीत के ऊपर कह रहे हैं वो बात अभी इन्होंने अशोक मलिक ने भी कही कि अभय चौटाला के बदले तेवर भी देखे हैं जाटों ने, और सबसे ज्यादा जाट वोट बैंक आप ही का है, इनेलो का है, उस पर क्या कहेंगे? मेरा सुन लो, मुझे मैं तो पार्टी की तरफ से नजर आ रहे हैं। नवजोत जी, मैं पार्टी की तरफ से बैठा और मैं कह रहा हूँ लोकसभा में बिल आया तो 3 हमारे सांसद है, तीनों के तीनों पॉजिटिव वोट देंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, ये तो नहीं कह सकते ये बात मैं कह के जा रहा हूँ। फिर भी हमारा एक मुद्दा और उसके साथ साथ आर्थिक, मेरी बात तो सुनो पूरी। परंतु हम एक और चीज चाहेंगे, हम सब भाई यहाँ बैठे हुए हैं, हर गांव में दूसरी जाति के लोग भी गरीब हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला हुआ, उनको भी हम आर्थिक आधार को बिल्कुल साथ जोड़ कर रखेंगे। आर्थिक आधार पर भी होना जरूरी है। सुनो, पहली बात तो ये है कि इस श्रेणी में जो से दूसरे आते हैं, चाहे वो गुज्जर है, मैं खुल के कहना चाहता हूँ, चाहे वो अहीर, सुनो तो ब्राह्मण नहीं है सर, बात तो सुन लो, गुज्जर हैं, अहीर हैं, सैनी हैं, इन सब को तो पहले ही मिला हुआ, ये तो ओबीसी में पहले ही है। एक बात और इतनी देर से वकील साहब भी बैठे हैं, शाहबानों पे बहुत चर्चा हुई, मैं उसमें थोड़ी बात क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तो इसमें PhD भी कराए हैं बच्चे। शाहबानों केस तो इसलिए लाई कांग्रेस से, बुरा ना मानना, कि वो क्योंकि मंदिर के दरवाजे खुलवा दिए थे अयोध्या में इसने, कांग्रेस ने, और उसको वैलिडेट, उसको हिंदू तो उससे खुश हो गए लेकिन मुसलमान नाराज हो गए। मुसलमानों को और शाहबानों का कोई जिक्र नहीं।
ये बात मैं रिकॉर्ड की बात बता नहीं, और सुनिए बिल्कुल सुनिए इसका सुनिए और उसके नहीं नहीं साथ नहीं, का आप तो कोई वकील है, contrast भी मैं नहीं आपको है, बिल्कुल। एससीसी का भी कोट कर सकता हूँ। अभी एक बात सुनिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। अच्छा वो कहिए, तो कहिए। हाँ वो तो इसलिए क्या आता है जो शाबानो हाँ उसकी एक है कि उससे वो लेकर के कि जैसे कि एक लेजिस्लेशन ले आ जाए, इसलिए मैंने दोनों से मुख्य पार्टी Legislation लाया लाया जा जाए सकता है, और हाँ। लाया अनंत राम जी, जाए। इसके पीछे भी इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। ये साहबानों का नाम लेकर ये दोबारा से जनता को याद दिला रहे हैं कि हमने उन्हें मुसलमानों की वोट लेने के लिए साहबानों का यूज किया था, जो आपने कहा। इन लोगों की आज भी नीति वही है। इनको जाटों के आरक्षण में जो इन्होंने धोखा दिया उससे मतलब नहीं है, इनको केवल मतलब ये है कि जो इन्होंने पहले भी इस प्रकार से आज ये बात करते हैं, जिस प्रकार की राजनीति ये करते आए हैं वो देश के लिए घातक सिद्ध हुई और आज उसका एक जाट समुदाय को भुगतना पड़ रहा है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि उनके लिए ठीक होना चाहिए जो होना चाहिए। सभी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये शायद आप भी जानते हैं और आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे। सर, जो हमारे भाई सारे तो राजनीतिक दलों से हैं, अपने अपने आकाओं को अगर कोई खुश करेंगे, अच्छी बात कहेंगे, लेकिन ठगा कौन जा रहा है? जाट। सबसे जो पूरे देश का भरण पोषण पालन, फौज में, पुलिस में, सेना झामरते मरने की जगह जाट। अगर कुछ लेने की बारी आवे तो कहीं ये हीर आगे, गुज्जर आगे, माड़ी आगे, और आगे पंजाबिया धगड़े, तो मतलब लेने में और मरने में जाट। अब भाई साहब कह रहे थे कि इंद्रजीत का बयान गलत है। इंद्रजीत के पिताजी भी शायद मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हैं और राव तुलाराम भी राजा रहे हैं, लल्लू यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं और इधर ये मुलायम सिंह अब फिलहाल मुख्यमंत्री हैं। उनका लड़का है, पहले मुलायम सिंह भी थे। अब पूरे देश में यादव राज कर रहे हैं और उस जाति को तो आरक्षण मिला हुआ जो हमारे समकक्ष है, वो भी खेती बाड़ी करते हैं, हम भी खेती बाड़ी के, गुज्जर है, माड़ी है, सब हमारे जो है एक ही वो सारा हुक्का पानी सब हमारा इकट्ठा है। लेकिन हमारा धौलपुर भरतपुर को छोड़ दिया, कहते हैं कि भाई ये तो राजघराने हैं और इनको आरक्षण चाहिए। राजघराना एक है, पूरी जनता थोड़ा राजघराने है। तो हमारे साथ तो हर जगह अन्याय हुआ है। और जो इंद्रजीत वाले बयान की कह रहे थे, इंद्रजीत ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है, हम उनको गलत नहीं करें, क्योंकि उन्होंने भी राजनीति करनी है, अपने भाईचारे को कायम रखना है, वो अपनी राजनीति करे। हमारे साथ तो छलावा ये राजनीतिकों ने हमारे जाट समाज के साथ बहुत बड़ा सभी छलावा करते, तो लेकिन आप भी तो वही चाह रहे हैं कि कोई भी कैसी राजनीति करे, आपको अब- अपना अब- आरक्षण अब- मिल जाए, अब- बाकी भी। तो ये बात मुझे यहाँ अब बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर हमें शायद ऊपर उठकर देखना पड़ेगा। आरक्षण पर ये जो राजनीति है ये क्या है? कितना आरक्षण, किस हद तक आरक्षण, किस आधार पर आरक्षण? अनंतराम जी, आपको नहीं लगता ये एक बड़ा सवाल है समझने की? देखो जी, हम चाहते हैं, एक मिनट, हम चाहते हैं पूरे देश में किसी को भी सरकार आरक्षण दे, किसी को भी कुछ दे, हमारे कोई आपत्ति नहीं। या तो इसको जड़ मूल से खत्म कर दे, पूरे देश में आर्थिक आधार पर कर दे, नहीं तो जो हमारा हक है हमारे को मिलना चाहिए। ये हक हम लेकर रहेंगे, ये हमारा। नहीं देखिए, ये जो आर्थिक बात इतनी देर से की जा रही है, ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू लोग इग्नोर कर रहे हैं। ये वेरिएबल होता है आर्थिक तौर पर। आज आप मजबूत हो, कल को कमजोर हो सकते हो, आज आप कमजोर हो, कल को आप धनाढ़ हो सकते हैं। नहीं तो फिर इसका हाँ, मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट के पास सब डाटा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। आर्थिक आधार का मतलब यही है। ये खजान सिंह जी वकील भी बैठे, मैं कोई गलत कोट नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके 4 पहले ही संविधान में दिए गए हैं कि 4 कारणों पर एक्सेप्शन हो सकते हैं इक्वलिटी के मैटर में, इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हो, वो सामाजिक स्तर उनका नीचे गिरा हुआ हो, वो राजनीतिक तौर पर पिछड़े हो, वो आर्थिक तौर पर पिछड़े हो, ये कारण पहले दिए हुए हैं। अच्छा एक सुनो तो, लेकिन वो कारण ना दे करके पिछली सरकार ने, मैं साफ कहना चाहता हूँ, वो उन्होंने जब ये बात उठाई कि ऐसे उस जो आप नेशनल कमीशन की बात कर रहे हैं, उसको दरकिनार बहुत जल्दी में किया गया। एक उस टाइम उसको बदल के, ये सरकार के पास पावर है, मैं ओपनली कहता हूँ, उन्होंने एनसीबीसी नया लगा दिया। ओके, चलिए बेहतर। मैं बहुत क्विकली, मुझे ब्रेक पे जाना है। खजान जी, आपसे भी बहुत ही शॉर्ट में, अम्मू जी और धनगर जी, आपसे बहुत ही शॉर्ट में ये जानना चाहूंगी, क्या अब आरक्षण पॉलिसी को बदलने की जरूरत है? नहीं तो इसी तरह से आरक्षण नीति पर सिर्फ राजनीति ही होगी और लोग सड़कों पर उतरते रहेंगे। सबसे पहले धनगर जी आपके पास, बहुत ही शॉर्ट में। बिल्कुल शॉर्ट। नवजोत जी, हम इस हक में हैं, आरक्षण नीति बदलनी चाहिए। कैसे बदलनी चाहिए? जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण लेते जा रहे हैं सेम जाति में, उनको फायदे होते जा रहे हैं, दूसरे लोग गरीब होते जा रहे हैं, वो दूसरों का मौका ही नहीं आने देते। इस तरह की कोई न कोई व्यवस्था आनी चाहिए जो
क्लास 1 ऑफिसर हो गए जिस घर में, क्लास 2 हो गए, उससे ऊपर के हो गए, जिनके पास पैसा है, रिटर्न भरते हैं, गवर्नमेंट के पास सब डाटा है, उनको हटा के उसी जाति में दूसरों को मौके मिलने चाहिए। एक और नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट, इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है एक्सक्लूजन और इंक्लूजन, ये दो शब्द इस्तेमाल किए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो हम यही करें, आर्थिक आधार का मतलब हमारा ये बात तो सुनो, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये नहीं कि 10 पीढ़ी जैसे ये कह रहे हैं लेते रहे, जो अब समर्थ हो गए हैं उनको निकाला जाना भी चाहिए, ये बढ़ती नहीं रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, यही चाहती है, यही बात बोली जाती है। बात मैं राविंदर जी के विषय में जो बात आई, उन्होंने जो बात कही मैंने भी बात की। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी पहले भी आरक्षण के पक्ष में थी। नहीं सर, अब सुनिएगा, आप मत बोलो यार, आप मेरे को आप अपने शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल सकते, आप अपने शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल सकते, आप आप इसमें ना बोलें। मेरा सवाल अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं उस पर आना चाहूंगी, वो ये है, अब हम बयानों से हटकर जरा ऊपर की बात करें, वो ये है कि क्या आरक्षण नीति में बदलाव होना चाहिए, वरना आरक्षण नीति पर सिर्फ राजनीति ही होगी और कुछ नहीं, और जिनको मिलेगा वो खुश है, जिनको नहीं मिलेगा वो सड़कों पर। मैं समझता हूँ अनंत राम जी, आज जो कमेटियां गठित की गई हैं इसी आरक्षण के विषय को लेकर, मैं समझता हूं कि जो वो निर्णय लेंगी वो निश्चित तौर पे जाट समाज, वो तो सिर्फ जाटों पर होगा ना, ओवरऑल मैं वही कह रहा हूँ। बात विषय आज जाट समाज का है, ओवरऑल की जहां तक बात है, अलग अलग जातियों के विषय पर अलग अलग आरक्षण के विषय है, अगर उनके ऊपर आप डिस्कस करेंगे तो लंबा इशू हो जाएगा। मैं से केवल इतना ही कहना चाहूंगा, जो आज कमेटी बनी है वो निश्चित तौर पे निर्णय इनके हित में लेने वाली है, और वो निर्णय ऐसा होगा जिसपे सुप्रीम कोर्ट या कोई अन्य इसके ऊपर कोई ना नुकर नहीं निकाल पाएगा, ये मेरा मानना है। खजान जी आपका देखिए, मीन में एक निकालने का सवाल ही नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पैरवी नहीं की, जानबूझ के पैरवी नहीं की, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को डायलूट करने के लिए नहीं की। दूसरी बात, जो बात आर्थिक आरक्षण की है या इसमें आरक्षण में कोई डिबेट होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि अब टाइम आ गया है, इस पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर लोकसभा में और सभी पार्टियां इस पर खुली बहस करें और पूरे देश के जो विद्वान लोग हैं उनकी राय जानी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण है, राजपूत है, वैश्य समाज है, पंजाबी समाज है, और लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं एक्चुअल में बड़ी जातियों में, लेकिन वो भी गरीब हैं। तो ये नेशनल प्रोस्पेक्टस में पूरे एक बड़ी डिबेट का मुद्दा है, ब्रॉडर प्रोस्पेक्टस में इसकी डिबेट होनी चाहिए, और लोकसभा, राज्यसभा में और विधानसभा में डिबेट हो, और तब इस पर कोई पूरा निर्णय लेना चाहिए। जहां तक जाट आरक्षण की बात है, संविधान के मुताबिक है, संविधान के मुताबिक दिया गया है, इनको लोकसभा में इसको रखना चाहिए, लोकसभा में इस पर डिबेट हो जाएगी, अपने आप इसका फैसला। देश की आजादी के बाद जिस प्रकार से, मैं कांग्रेस के लिए एक ही शब्द कहना चाहूंगा, इन लोगों ने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। इन लोगों ने जो बबूल के पेड़ बोए हैं उसमें कांटे ही कांटे इन्होंने बो दिए हैं, ये आम की अपेक्षा करते, उम्मीद। चलिए, मुझे यहाँ ब्रेक पर जाना होगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन ये मुद्दा बहुत अहम है और यकीनन इससे एक बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक बात जरूर होनी चाहिए कि ये जो आरक्षण की नीति है, क्या इसमें बदलाव अब होने की जरूरत है, किस आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, या फिर आरक्षण नीति पर सभी राजनीतिक दल राजनीति करेंगे, अपनी वोट बैंक की राजनीति करेंगे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। अब ये वक्त आ गया है कि क्या इस पर कोई पहल होगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब का इंतजार शायद हमें भी है और जनता को भी होगा, लेकिन ब्रेक से आने के बाद एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर हमें बात करनी है, और वो है जमीन की बीमारी पर सीएजी की मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website
Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. दाल में कुछ काला था, लेकिन वाड्रा लैंड डील मामले में तो पूरी दाल ही काली निकली। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल की रिपोर्ट में जमीन के काले सच का पूरा खुलासा हो गया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील मामले में दोषी बताया। कैग के मुताबिक वाड्रा डीएलएफ लैंड डील मामले में वाड्रा दोषी पाए गए हैं। रिपोर्ट में वाड्रा की कंपनी को भी जमीन सौदे के लिए गलत ठहराया गया है। रिपोर्ट में हरियाणा के पूर्व सीएम पर भी खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सीएम हुड्डा ने सरकार की मदद से वाड्रा की कंपनी को फायदा पहुंचाया। सीएलयू के लिए तत्काल मंजूरी देने के फैसले पर पूर्व हुड्डा सरकार पर आरोप लगाया गया है। कैग की रिपोर्ट से इतना तो साफ हो गया है कि वाड्रा और पूर्व सीएम हुड्डा के अच्छे दिन अब जाने वाले हैं। हरियाणा न्यूज इस पूरी खबर का विश्लेषण करेगा, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम ये जाने कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। वाड्रा डीएलएफ लैंड डील का मामला साल 2008 का है। 2008 में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट्स हॉस्पिटैलिटीज ने गुड़गांव के शिकोहपुर तहसील में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी। ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के नाम पर ये जमीन खरीदी गई। फर्जी कागजात के आधार पर जमीन खरीदी गई और जमीन का सौदा 7.5 करोड़ में दिखाया गया, जबकि अशोक खेमका के मुताबिक वाड्रा की कंपनी ने कोई पैसा ही नहीं दिया था। रॉबर्ट वाड्रा ने कांग्रेस की पूर्व हुड्डा सरकार से जमीन पर कॉलोनी बनाने का लाइसेंस ले लिया। बिना किसी मुश्किल के रॉबर्ट वाड्रा को लाइसेंस मिल भी गया। साल 2008 में ही रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दी, जबकि जमीन खरीदने के लिए वाड्रा ने कोई पेमेंट ही नहीं की थी। अशोक खेमका की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि रॉबर्ट वाड्रा ने 58 करोड़ रुपए लेकर डीएलएफ को सस्ते में लाइसेंस शुदा जमीन दिलवाई। अशोक खेमका ही वो अफसर थे जिन्होंने इस पूरे मामले पर से पर्दा उठाया था। फिर बाद में उन्होंने तत्कालीन हरियाणा सरकार पर भी सवाल उठाए और इस डील से जुड़े दस्तावेज गायब होने की बात भी कही। कैग की रिपोर्ट ने कांग्रेस के पूरे परिवार की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि अशोक खेमका का कहना है कि कैग की रिपोर्ट पे अभी भी कई मुद्दों का जिक्र तक नहीं हुआ है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि देश भले ही स्वच्छ हो जाए, लेकिन राजनीति में स्वच्छता कतई मुमकिन नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब सत्ताधारी पार्टियां अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती हैं, तो सवाल हमारे संविधान पर खड़े हो जाते हैं। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल। तो जमीनी बीमारी पर सीएजी की मेडिकल रिपोर्ट ने तो बड़े खुलासे कर दिए हैं और कई बवाल भी खड़े कर दिए हैं। यकीनन यहाँ कांग्रेस की कारगुजारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाया गया। रतनलाल कटारिया बीजेपी सांसद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतनलाल कटारिया जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, अब इसके बारे में आपका क्या कहना है, जहां पर खुले तौर पर ये कहा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया। हाँ, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, सीएजी ने जो भी अनुमान लगाए हैं, हाँ, स्पेक्ट्रम के मामले में जो उन्होंने अनुमान लगाए थे, जी,
उससे ज्यादा का कहीं जो है लॉस हुआ था देश को। और अब जो वर्तमान में जो स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई है उससे कैग के जो आंकलन से उनकी पुष्टि हुई, कोयला घोटाले में कैग की पुष्टि हुई आंकलन की, और रॉबर्ट वाड्रा के मामले में भी कैग की पुष्टि होती है। जो इन्होंने इस भूमि घोटाले के अंदर जो है वो आम जनता के साथ किया है। और मुझे तो बड़ा विडंबना की बात है कि किसानों को लूटने वाली यूपीए सरकार जो है आज किसानों की ही मुद्दे को लेकर मगरमच्छी आंसू बहा रही है। रतनलाल कटारिया जी, अशोक खेमका जिन्होंने ये सबसे पहले पूरा मसला उठाया, उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में कई अहम मुद्दों को छुआ नहीं गया। दूसरी और एक अहम बात उन्होंने कही कि भ्रष्टाचार की वजह है राजनीति और बिजनेस में गठजोड़। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, खेमका ने क्या कहा है मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा तो कहना नहीं चाहूंगा, ना कि मैंने उनका ये पढ़ा है, लेकिन हमारी जो सरकार है चाहे वो केंद्र में है चाहे वो हरियाणा प्रदेश के अंदर है, वो पारदर्शिता के लिए काम कर रही है। जितने भी नॉर्म्स बनाए जा रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा यही हमारा जोर हो रहा है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स होनी चाहिए और नजर आनी चाहिए, और जनता को भी उसको महसूस करना चाहिए। नहीं, लेकिन हमने कटारिया जी जो ई ऑक्शन का सिस्टम चलाया है उससे सारी बातें हमारी अब पुष्टि हो रही है कि जो कदम हम उठा रहे हैं उससे देश के अंदर से भ्रष्टाचार मिटेगा। लेकिन रतनलाल कटारिया जी, सवाल अहम है जो यहाँ पर अशोक खेमका ने उठाया है, क्योंकि पूरी रॉबर्ट वाड्रा मामले में अशोक खेमका एक अहम कड़ी है। पूरा मामला ही उन्होंने सामने रखा था, और जब बीजेपी विपक्ष में रही है अशोक खेमका के पक्ष में बोलती रही है। आज आप उनकी ही बात पर टिप्पणी करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में कई अहम मुद्दों को छुआ नहीं गया। खेमका का ये कहना बहुत कुछ संकेत करता है। कोर्ट को लेकर खेमका जी के बारे में कुछ नहीं कहा है। आप मुझे गलत मत कोट आपकी बात मैं नहीं कर रही, मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो कहा है ना कि भाई राजनीति का और ब्यूरोक्रेसी का या किसी और थर्ड पार्टी का जो अनहोली जो अलायंस होता है उसकी वजह से भ्रष्टाचार देश के अंदर फैल रहा है। मैंने उसके ऊपर टिप्पणी की है कि जो हमारा दल है, हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार जो है पारदर्शिता के लिए। शायद उनसे संपर्क टूट गया, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। कैप्टन अजय यादव भी कांग्रेस से पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन अजय यादव, नमस्कार। नमस्कार जी। कैप्टन अजय यादव बात कर रहे हैं वाड्रा डील मामले की, सीएजी की रिपोर्ट की। आज अशोक खेमका ने ये कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में कई अहम मुद्दों को भी अभी तक छुआ नहीं गया। दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि भ्रष्टाचार की वजह राजनीति और बिजनेस में गठजोड़ है। क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने कल भी आपसे एक बात कही थी कि सीएजी की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर उसको मानकर ये समझे कोई व्यक्ति दोषी है, उसको बकायदा स्क्रूटनाइज करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, उसको स्क्रूटनाइज करती है। उसके बाद जो है अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाना चाहे तो कोर्ट में जा सकता है कि भाई इस मामले में क्या है। केवल जो है क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं, और अगर खेमका जैसे अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि गठजोड़ हो सकता है कि बीजेपी के भाई कोई इन्वॉल्व हो इसमें, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो ये, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर खेमका जैसे व्यक्ति भी सीएजी की रिपोर्ट पर जो है अगर जो है विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट की क्या विश्व कैप्टन अजय यादव, स्ट्रेंज है आज आप उसी खेमका की बात को लेकर आधार बना रहे हैं बीजेपी को टारगेट करने के लिए, लेकिन वही खेमका जब पूरे रॉबर्ट वाड्रा मामले में सवाल उठाते रहे तब तो आपने ऐसा नहीं कहा कि यकीनन उसमें ऐसी कोई सच्चाई हो सकती है क्योंकि अशोक खेमका ये सवाल उठाते रहे। ऐसा जहाँ तक रॉबर्ट वडेरा जी का मामला है, इसके बारे में के जनान साहब और उनके साथ हमारे और भी 2-3 अधिकारी थे, और के जनान के बारे में ये कहा जाता है कि वो मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर है और जल्दी सी किसी कागज पे दस्तखत नहीं करते हैं। उन्होंने बकायदा उनको क्लीन चिट दी थी और ये कहा था कि ये जितना भी कुछ हुआ है उसमें कोई अनियमितता नहीं है। मैंने कल भी आपको कहा था, मेरा स्टैंड वही है
सीएजी की बात रिपोर्ट करना ना चाहूंगा तो कोई इसमें। बाइबल है कि जो उन्होंने कह दिया वो सही बात है। मैं इन कांग्रेस के मित्रों के दर्द को समझ सकता हूं। आज सोनिया गांधी जी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जिस प्रकार से कैग ने उंगली उठाई है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो उंगली उठाई है, इन लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये डॉक्यूमेंट के ऊपर ये कैग रिपोर्ट है, ये मुंह-जबानी रिपोर्ट नहीं है। और जो रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट कैप्टन साहब आई है, उस रिपोर्ट को आपको मानना चाहिए। मुख्यमंत्री थे पहले, कैग रिपोर्ट नहीं, 2G और 3G पार्टी में स्पेक्ट्रम कैसे घोटाला। आगे? कैप्टन अजय, 2G 3G और अनेक घोटाले कैग ने ही आपकी सरकार में खोले थे, और आज उन्हीं कैग की रिपोर्ट के आधार पर आपके पूर्व प्रधानमंत्री को सीबीआई बुला रही है और उन्हीं को कोर्ट में सम्मन किया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का तुम मुकाबला कर सकते हो क्या? मुकाबला क्या मोदी जो है चाय आप बेचने कहा वाला जो है बिल्कुल 2 लाख का सूट पहनता है, हम उनके हम उनका मुकाबला नहीं, हम बेईमान लोगों का मुकाबला अपने लोगों से कर ही नहीं सकते। हम बिल्कुल बेईमान, हमारी पार्टी बेईमान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मनमोहन सिंह कोई बेईमान आदमी नहीं है। आप लोगों को मनमोहन सिंह एक ऑनेस्ट आदमी है, आप उनके बारे में आपने कहोगे लाखों करोड़ रुपए के घोटाले। नहीं, मुझे लगता है हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हम बात सीएजी रिपोर्ट और रॉबर्ट वाड्रा डील पर कर रहे हैं, जो खेमका जी ने उठाए मसले, वो भी बहुत अहम है। मैं वही कर रहा हूं। मुझे आपसे भी मुझे ये पूछना है, जो अशोक खेमका ये कहते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट में कई चीजों को अनछुआ नहीं है, उसके बारे में क्या? मैं बता रहा हूँ, खेमका जी ने बिल्कुल सही बात कही है। इसके अंदर 2-3 इशू है नवजोत। जो खेमका ने सेल डीड की, स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी के नाम जो सेल डीड आई, उसमें जो ट्रांजेक्शंस हुई 7.5 करोड़ रुपए की, वो ट्रांजेक्शंस फेक थी, वो ओरिजिनल ट्रांजेक्शंस नहीं थी। वो जब उसने जमीन परचेज करी, वो ओंकारेश्वर से जो परचेज करी, वो पेमेंट की ट्रांजैक्शन नहीं, केवल उसके अंदर हवाला डाला गया कि हमारा लेन देन हो गया, परंतु 1 रुपए का भी कोई हवाला नहीं हुआ। जो कंपनी केवल मात्र 1 लाख रुपए के से शुरुआत हुई हो और वो 7.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीद रही है, पैसा कहां से आया? उसके बाद आप उसको 50 करोड़ रुपए की, 55 करोड़ रुपए की, 58 करोड़ रुपए की सेल कर रही हो, वो पैसा कहां गया? अगर वो पैसा गया तो क्या आपने जो शॉर्ट टर्म गेन जो उसको बोलते हैं इनकम टैक्स के अंदर, क्या उसकी पेमेंट आपने डिपॉजिट की? क्या उसका आपने टैक्स जमा कराया? बहुत सारी बातें जो खेमका जी ने कही उसको समझने वाली बात है। निश्चित तौर पे जो कांग्रेस के राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने कैग के अधिकारियों के ऊपर प्रेशर डालकर कुछ बातों को छुपाने का प्रयास किया है, वही वो कह रहे हैं। और इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, मेरे रतनलाल कटारिया जो हमारे सांसद, उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने वाली है। और ये जो पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें ईमानदारी की, ईमानदारी का सर्टिफिकेट वो देश को देके जा चुके हैं। देश को उस पर शायद हमें नहीं जाना, उस पर शायद हमें नहीं जाना है। एक बात और कहना जी, मैं खजानची के पास जाना। हाँ, देखिए उन्होंने अब एक बात और कही है अशोक खेमका ने, उसको इग्नोर किया जाए। उसने कहा कि जो मैंने चार्जेस लगाए थे, उन्होंने उस इंतकाल का भी जिक्र किया कि जो उन्होंने कैंसिल किया था, वो मेरी बात की पुष्टि हुई है सीएजी की रिपोर्ट। ये कहा उन्होंने, ये कहा। ये कैग की जो रिपोर्ट आई है, इसमें हमारी जीत इसलिए है, चार्जशीट में हमारा पेज नंबर 109 पे ये सेम यही पेज नंबर 109 पे यही रिपोर्ट पूरी की पूरी 4/12/2012 में 15/1/2013 में पत्र लिख के हरियाणा सरकार को इसकी हमने जानकारी दी थी। उसके बाद चार्जशीट में हमने ये पूरी चार्जशीट अभी ये मेरे पास है, चार्जशीट महामहिम गवर्नर जी को हम 2 बार दे चुके हैं। और इसमें पेज नंबर 109 में सेम का सेम ये केस पूरा का पूरा ये है। इससे हमारी पुष्टि होती है जो केस था वो आज ये उठा है, ये सच था, सच्चाई थी। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज तक मानहानि का दावा नहीं कर पाया। आपको अच्छी तरह पता है, चुनाव के दौरान कही थी चार्जशीट हम पढ़ के मानहानि का दावा करेंगे इनके ऊपर। ऐसे तो बहुत सारे केस इसमें हैं। 365 पेज, यहाँ कांग्रेस कहीं बैकफुट पर आ रही है सीएजी की रिपोर्ट से, क्या कह रहे हैं? देखिए, लेट मी रिप्लाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे लायक दोस्त शायद सुनेंगे, सुनने की आदत तो इनको है नहीं, चुप तो रहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इनसे, प्लीज़ लिसन। देखिए, कैग की रिपोर्ट अपना आकलन देती है। कैग की रिपोर्ट उसके बाद वो कमेटी में जाती है, उसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। लेट मी रिप्लाई। देखिए वो देखिए वही बात, ये शोर मचाते हैं और सजा जेलों में पड़े हैं, शोर मचाते हैं, इनका काम है जेल में पड़े हैं शोर मचाने। मैं कह रहा हूं कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे उनमें भी कैग की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी आपके नेता अंदर गए हैं। देखिए आप इस बात पर मुद्दे से भटकाओ। हम जो अंदर गए थे इसी चार्जशीट के लिए गए थे, भुट्टे पे बाडड़ा के उसमें आपने साजिश रच के हम तो ये हम प्रू हो रही है हमारी। देखिए, अगर आपने बात कह लेने दीजिए, बात को बात की तरह रखो। आपको
मौका मिलेगा। कहिए आपने गलत कही तो बहुत सही कही आपने। बिल्कुल सही सफेद झूठ बोलते हो आप, आपको पता नहीं है ABCD आपको पता नहीं है, आ जाते हैं कागज छाप ऐसे ही करते हो, आपको ABCD नहीं पता, ऐसे ही डिबेट में बुला लेते हो आप, कैसे कैसे लोगों को पता नहीं आप क्या करते हो, इनको यही नहीं पता क्या डिबेट होती है, डिबेट का पता नहीं होता, आप लठ लेके आ जाते हैं खड़े होकर। बात कहने दीजिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कैग ने अपनी रिपोर्ट दी है, कानून अपना काम करेगा। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार कह चुके हैं अगर इनमें हिम्मत है तो ये कोई भी मुकदमा दर्ज करें, वो जवाब देने के लिए तैयार है। और रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ तिल का ताड़ बनाने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है। ये नेशनल लेवल पे सरकार बना गए झूठ बोल के, और देश के 125 करोड़ लोगों को इन्होंने ठगा। अब मैं नवजोत जी लेट मी कंप्लीट, मेरे को एक जवाब तो देने दीजिए। देखिए कहीं कैग की रिपोर्ट में अगर कोई बात आई है तो वो अभी डिस्कशन का, डिबेट का मुद्दा है, और उसमें कोई लीगल क्या उसके लीगल रिपरकशन है वो आपके सामने आएंगे। अभी उसको फाइनल मान के और उस पर अगर हम ये कहें, देखिए आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन मेरी एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सटीक। एक इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी, या तो आप सीएजी की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर रहे हैं, आप मान ही नहीं रहे, या फिर आगे होगा, अपील होगी, कोर्ट में जाएंगे। मैंने वो बात मान ली। संविधान है, कानून है, कायदा है, कानून के मुताबिक अगर वो देते तो पीएसी में जाती है, पीएसी में उसकी डिस्कशन होगी, और अगर कोई पार्टी कोर्ट में जाना चाहती है कोर्ट में जा सकती है। अगर इन्होंने कोई एक्शन लेना है तो ये जो बात बना रहे हैं, 10 महीने से सरकार चला रहे हैं, 5 महीने से प्रदेश में, ये कोई FIR लेकर आए, कोई चीज तो लाए। ये अगर सिर्फ और सिर्फ देखिए, लेट मी रिप्लाई, ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को, देश को मुद्दों से भटकाने के लिए, विकास की बात करके, सबका साथ सबका विकास की बात करके, और जो अभी बोलने दीजिए, आप उंगली उठा रहे हो। देखिए मैं ये कहना चाहूँ, 2000 से ज्यादा लोग बीमारी से मर चुके हैं, इनका कोई ध्यान नहीं है। इनका कैग की रिपोर्ट मैं ये बोलेंगे, मैं भी ऐसे बोलता रहूंगा, डिबेट नहीं होगी। ये बोले लेट आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ, आपसे ज्यादा शोर कर सकता हूँ, आपसे ज्यादा शोर कर सकता हूँ। लोक दल वाले जेल में पड़े हैं, लठ दल है, लठ लेकर आए करो, आप डिबेट में करो, लठ लेकर आए करो। चार्जशीट आपका जजमेंट आया हुआ है, आपका जजमेंट जेल में हुआ, जेल में पड़े और लोग भी बोलते हैं जिसकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया। देखिए आप ये लठ लेकर आ जाते हैं, लठ लेकर बोल, अगर आप लठ लेकर बुलाते प्रधानमंत्री जी को नोटिस की रिपोर्ट को नोटिस आ गया, क्या हो गया? क्या की रिपोर्ट चलन नहीं होती है क्या? क्या फाइनल है क्या? क्या फाइनल है? ऐसे ही बात है। देखिए ये तो कोई बात, लेट मी रिप्लाई, बात तो ये पूरी नहीं करने देते। थ्रू दी पॉइंट में करता हूँ। कैग की रिपोर्ट आई है, कैग की रिपोर्ट पीएससी में जाएगी, वहाँ डिस्कशन होगी, कानून अपना काम करेगा, और कानून में किसी की रुकावट नहीं है, सरकार इनके पास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 महीने से केंद्र में है। इन्होंने राजस्थान में आरोप लगाए, हरियाणा में आरोप लगाए, दिल्ली में आरोप लगाए, आज तक तो ये कोई किसी, मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा इन्होंने उजागर किया नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मेरे लायक दोस्त माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बार बार उंगली उठाते हैं। उन्होंने मंत्री को जेल में भेजा, मुख्यमंत्री को जेल में भेजा। जब भी भ्रष्टाचार का आरोप आया, उन्होंने मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को किसी को बचाया नहीं। तो ये कानून अपना काम करेगा, हमारा देश का कानून सर्वोपरि है और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के मित्र को एक बात कहना चाहूंगा, बड़े भाई को, कि पहली बात तो ये भूल गए हैं कि जो कैग है वो भारत सरकार का ही उपक्रम है, जो आपके अकाउंट्स की देखरेख कर रहा है। 10 सालों के बेईमानी जो आप लोगों ने की है, घोटाले जो किए, उनकी जांच, वो एक कैग की एक रिपोर्ट नहीं आई है। 10 सालों के अंदर अब तक जो आपने बीज बोए हैं वो सारे एक एक करके सामने आ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जो हमारे ऊपर आप कह रहे हो क्या जांच करके दिखाओ, आप धीरे धीरे रुकिएगा। चोर मचाए शोर वाली स्थिति हो रही है। आप लोगों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। एक फिल्म आई थी, चोर मचाए शोर, चोर है वो सबसे ज्यादा शोर मचाता है। आप लोग जिस प्रकार से खेल कर रहे हैं वो पब्लिक समझ चुकी है। आप रुकिएगा, आप मेरे को सजा हो रही है, पहले आपकी सजा हुई हो रहा है। आपके भारतीय राष्ट्रीय को जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सजा याफ्ता है, जेल में पड़े, दूसरे को ये तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका ठीक है। आपके सामने सब आ जाएगा, दमादों की पार्टी, कोई बात नहीं। आपके दामाद को आपकी पार्टी को पता लग जाएगा, कभी चुनाव होंगे, अभी चुनाव होंगे, जब पता लग जाएगा। अब वेट कीजिएगा। नहीं सुनिए, छाती पे हाथ मार मार के कहते हैं जांच करेगी, सरकार कर रही है। मैं एक इंतजार करो। संवैधानिक बात करता हूँ
क्योंकि सीएजी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन की देन है, वो किसी सरकार द्वारा नियुक्त नहीं है। एक बात तो मैं सिर्फ एक पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सीएजी की रिपोर्ट को विश्वसनीय नहीं मानते? क्या नहीं मानते? बिल्कुल, उसको पीएससी में डिसाइड करेंगे, वो गांधी ने परिवार पर कैग की बात वो गलत है बिल्कुल। कांग्रेस वाले रिपोर्ट तैयार करवाई, बिल्कुल झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई। अनंतराम जी, मुझे सिर्फ इतना लोग जेल में पड़े हो, जेल में पड़े भी ना करें। देखिए अब ये होगा कि ये पीएससी की जहाँ तक है, वो पीएससी भी विधानसभा की ही एक कमेटी है जो 10 कमेटी अपॉइंट होती है, उनमें से एक पीएससी भी है। जैसे एस्टीमेट कमेटी होती है, एडवाइजरी कमेटी होती है। क्या अब ये डिफिकल्ट टाइम है कांग्रेस के? बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो बात सीएजी की आई है, सीएजी कोई संस्था इनकी देन नहीं है, संविधान की। एक छोटा सा सवाल और, टाइमिंग, इस रिपोर्ट के टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी क्योंकि घिरी हुई है हर तरफ से, तो इसको ध्यान बटाने के लिए बिल्कुल सत्र के आखिरी दिन ये पेश कर दी गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब मुझे की मुस्कुराहट कुछ कह रही है, वक्त की कमी है, लेकिन कह दीजिए एक ही लाइन में। मुझे मैं इतना कहूंगा, जो इन लोगों ने घोटाले किए एक एक करके पब्लिक के सामने आएंगे और इनको देश की जनता को, अच्छी है, उजागर कर जनता को हिसाब देना पड़ेगा। एक रुपए का हिसाब हरियाणा के अंदर और देश के अंदर। आप वेट कीजिएगा, अभी तो और आने वाले हैं। टाइमिंग आप अभी और क्या वो तभी आएंगे जब बीजेपी घिरी नजर आएगी? अभी तो सरकार आई है नवजोत हमारी, हम लोग एक एक करके तो देख आते ही तो घिरी हुई है मुद्दों से, आते ही घिरी हुई है मुद्दों से। इंडिपेंडेंट संस्था है, वाकई लेट आई है, क्योंकि उमा भारती जी ने कही थी 24 घंटे के अंदर अंदर दामाजी जेल में जाएंगे, परंतु देर आए दुरुस्त आए। हम स्वागत करते हैं कैग की रिपोर्ट का, जो हमारा चार्जशीट थी, इसमें आप देख लेना कांग्रेस के इतने घोटाले आएंगे गिनती नहीं कर पाएगा। चलिए, बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मजबूरी के साथ वक्त की कमी है, मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी, लेकिन जाट आरक्षण पर हो रही राजनीति और जमीन की बीमारी पर यह सीएजी की मेडिकल रिपोर्ट हरियाणा की राजनीति और देश की राजनीति को क्या नया मोड़ देगी, ये यकीनन आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।